बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो बड़े लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ साथ एक्सरसाइज से लाजमी करना है। नाजरीन, विंटर्स जो हैं वो इस वक्त अपने पीक पर हैं और लोग जो हैं वो विंटर्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हम मुल्तानी तो वेट कर रहे होते हैं कि कब जो है वो सर्दियों का मौसम आएगा और हम कब इस मौसम में अपनी शादियां भी रखेंगे, इस मौसम को एंजॉय करेंगे। क्योंकि 8 महीने तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुल्तान जो है वो तो सूरज के बिल्कुल करीब है और ख़ास तौर पर हमारा ये साउथ पंजाब की बेल्ट भी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। 7-8 महीने बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, तो सर्दियों को हम भरपूर इंजॉय करते हैं। इस मौसम में जहां हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं पर हम लोगों को थोड़ी सी परेशानियां भी होती हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम जो है वो, जैसे मैंने कहा कि शादियां भी इन्हीं मौसम में रख लेते हैं, हम फैशन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे होते हैं, हम भी बीमार हो रहे होते हैं और उसके साथ एक और डबल बिजली हम पे गिरती है कि चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। गर्म मलबूसात हमारी पहुँच से दूर होने लग जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर हम इंजॉय करना चाहें, मार्केट्स में पहुँचते हैं तो ड्राई फ्रूट्स नहीं होते। और आजकल तो इस तरह का मौसम चल रहा है कि स्मोक के साथ साथ ड्राई वेदर है। अल्लाह ताला भी चाह रहा है कि हमें थोड़ा सा जो है वो आजमाया जाए। इस वक्त ड्राई वेदर की इतनी शिद्दत है कि बारिशों का कोई इम्कान नहीं है, तो थ्रोट इरिटेशन, आइज़ इरिटेशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर हमारे लिए एक ये जो रहमत थी वो इस वक्त आजमाइश बनी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये वेदर बेहतर होगा, थोड़ी सी बारिशें होंगी और थोड़ा सा वेदर जो है वो खुलना शुरू होगा ताकि हम इस वेदर को एंजॉय करना शुरू कर दें। नाज़रीन, इसी हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा मलिक साहब, जो कि बहावलपुर के ब्यूरो चीफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ा साहब, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं आप मौसम पे। और मौसम जो है उसको खराब करने में ना, देखें आप, अल्लाह पाक की रहमत की बात कर रहे हैं और हम जी, सब अल्लाह पाक की रहमत से ही उम्मीद और आस लगाते हैं और उसके रहमो करम के ही मुंतजिर हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ करतूत हमारे भी हैं कि हमने देखे, हमने जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन की है, ये 10 हुँ, जंगलात काटे हैं और अपने ग्रीनरी को खुद खत्म किया है, अपने टेम्परेचर को खुद राइज कर लिया है। बिल्कुल। कोई दूसरी राय नहीं है कि 8 महीने तक जो है ना वो हमारे पास हुँ, गर्मी ऐसी रहती है कि जैसे बस हम शायद सजा भुगतने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हुँ, आपने सर्दियों में तो बहुत सारी चीजें महंगी गिनवाई, गर्मियों में तो सबसे ज्यादा महंगी बिजली हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप एसी चलाते हैं तो वो बिजली का बिल आप देखते रहते हैं कि आपने कैसे उसके डलना। और अभी बिल्कुल मौसम सरमा जैसे शुरू हुआ तो खुश्क सर्दी की जो एक लहर है वो बदस्तूर जारी है और उसमें किसी किस्म की कोई कमी आने की कोई इम्कान नहीं है। हुँ। और रोज दुआएं मांगी जाती हैं कि अल्लाह पाक अपने रहमत की बारिश बरसा दे, ताकि ये जो बीमारियां हैं, जो इस खुश्क सर्दी का तोहफा है, तो खत्म हो सकें। रज़ा देखिए साहब, 2016। जी, जी जी। मुझे ज़रा बताइएगा कि फ़ॉरकास्ट क्या है? कोई है इस तरह की, महकमा मौसमियात क्या कह रहे हैं कि कोई बारिशें होने का इम्कान है अभी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में? देखिए देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड के साथ जी। बताना चाहूंगा कि हमारे हमारे पास ना पाकिस्तान में 2016 से पहले ना स्मोक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हुँ, हमारे पास 2016 से पहले कोई स्मोक नहीं थी। हुँ, हम जो स्मोक से हमें आगाही हुई वो 2016 में, हुँ, कि हम लोगों का जो किया धरा है वो हमने भुगतना शुरू किया कि ये स्मोक जो है ये हवा की वजह से जो है वो उसने पाकिस्तान का रुख किया और हम सबको मुतासर करना शुरू किया। स्मोक में तो वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं 2.5, वो सबसे ज्यादा हद करते हैं। वो बाल से भी ज्यादा बारीक होते हैं और वो सांस के साथ आपके अंदर चले जाते हैं और जिसकी वजह से आपको ये फ्लू और गले की बीमारियां या आईज इरिटेशन, सांस लेने में तकलीफ का सामना, ये तमाम मसाइल उसके साथ जो है आते हैं। और इनका हल सिर्फ एक ही है कि ये जब अल्लाह पाक की रहमत की बारिश बरसती है हुँ, तो ये जितने पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, दैट वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हुँ, हो और वो 10 हो, तो वो सारे फिर जमीन बुर्द हो जाती है, वो पानी के साथ नीचे आ जाते हैं और आपको एक क्लियर फिजा, साफ सुथरी फिजा जो है वो मिल जाती है। और अभी बारिशों का जो है वो बादल तो पिछले 4-6 दिनों से अतराफ में आसमान पर हल्के हल्के बादल मौजूद हैं, लेकिन वो इस कदर नहीं बन पा रहे कि वो कोई बारिश का जो है वो बायस बन सके। हुँ, आपको शायद याद होगा, आपको भी अपने बचपन की चीजें याद होंगी, ये कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब सर्दियों की बारिश लगती थी तो कहते थे कि ये जो है वो पौध झड़ी लगी है। ये बिल्कुल। बारिश शुरू होती थी तो हफ्ता हुँ, हफ्ता बारिश जो है ना, कभी तेज कभी हल्की कभी बूंदाबांदी, तो मामूल था। दुआएं करते थे,
मामूल था ये। और बिल्कुल। अब ऐसी बारिश तो अच्छे से जो है वो तरस गए हैं लोग कि इस तरह की कोई बारिश जो है कि जो बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर फिजा को साफ कर दे, तो दूर दूर तक जो है वो नजर नहीं आती। और अभी देखें, एक बड़े स्पेल की बात की जा रही थी कि जी बिल्कुल द लास्ट डे ऑफ द दिसंबर, दैट इज 31 दिसंबर, तो और जनवरी फर्स्ट वीक में जो है वो बादल होंगे आसमान पर और बारिशें जो है वो मुमकिन तौर पर होंगी। और जो पलाई इलाके हैं और बिलखसूस हमारे जनूबी पंजाब में जो फोर्ट पंडू है और उसके अतराफ में जो है वो फोरकास्टिंग की गई थी कि रेनफॉल भी होगी और उसके साथ साथ बर्फबारी भी जो है वो स्नो भी पड़ सकती है। तो बस देखिए, अभी आस उम्मीद है और यही दुआ है कि अल्लाह पाक की रहमत जो है वो बरसे और इंशाल्लाह लोगों की जो है, इंशाल्लाह क्योंकि अल्लाह ताला की देखिए बारिश जो है वो बरसे। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आप हमें बहावलपुर के वेदर के हवाले से तफसीरन आगाह करे थे। नाज़रीन, इस वक्त हसन मलिक हैं जो हमें मुद्दर से तफसीरन आगाह करेंगे। जी हसन, क्या सूरत हाल है मुल्तान के वेदर की? आज ही शहर ओलिया मुल्तान और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से अबर आलूद रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान पर स्याह बादलों का राज है और सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जहां एक जानिब आज सुबह सवेरे से ही जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो शहर ओलिया के बासियों को इंतज़ार था कि बारिश कब होगी, तो महकमा मौसमियात ने यह नवीद सुना दिया है कि मुल्तान में आज मूसलाधार बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और आज से शुरू होने वाला स्पेल जो है ये आइंदा 2 रोज़ तक इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। और मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश में जहाँ एक जानिब सर्दी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो वहीं दूसरी जानिब जो धुंध है वो भी कम होती हुई दिखाई देगी। आज चूँकि मौसम जो है मुल्तान शहर का अबर आलूद था, आसमान पर बादलों का राज था, तो ओवरऑल जो वेदर कंडीशंस थी वो ये थी कि धुंध की शिद्दत में नुमाया हद तक कमी रहती हुई दिखाई दे रही थी। और धुंध की शिद्दत में कमी के बायस अगर M4 मोटरवे सब सेक्टर की बात की जाए और M5 मोटरवे की बात की जाए तो हर किस्म के ट्रैफिक के लिए रवां दवाएँ M4 मोटरवे सब सेक्टर अब्दुल हकीम से शेरशाह तक और M5 मोटरवे शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुली है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज से शुरू होने वाला बारिशों का स्पेल आज दिन भर इसी तरीके से मूसलाधार बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आइंदा 2 रोज़ तक मुल्तान शहर का मतला अबर आलूद रहेगा और आसमान पर बादलों का राज होने की वजह से जो दर्जा हरारत है वो भी नुमाया हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब कदरे बेहतर है जो कि 90% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड होने से पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान 11वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई देगा। बारिशों के बाद की अगर बात की जाए तो तिबी माहरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो ही बारिशें होंगी तो उसके बाद जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है, मौसमी बीमारियाँ हैं, ये भी नुमाया हद तक कम होती हुई दिखाई देंगी। तो आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब जहाँ एक जानिब अबर आलूद रहता हुआ दिखाई देगा तो वहीं दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी जी हसन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह हसन बता रहे थे कि कुछ नियर फ्यूचर में उम्मीद है कि बारिशें होना शुरू हो जाएंगी और उसी के साथ साथ ये जो हमारा सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा है इसमें भी कमी आएगी और इंशाल्लाह हम ये जो मौसम है जिसका हम साउथ पंजाब वाले जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं, इंशाल्लाह इसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, इसी मौसम पे गुफ्तगू करने के लिए इसी के साथ साथ हमारे साथ जो है वो रिपोर्टर रूही टीवी वसीम शहजाद मौजूद हैं। इनके पास थिएटर की बीट भी है और थिएटर के हजरात, हमारे आर्टिस्ट हजरात जो हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। वसीम साहब ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव इंसान है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त थिएटर के हालात क्या हैं, स्टेज के हवाले से क्या क्या नए इकदाम उठाए जा रहे हैं और वसीम जो है वो वेदर को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, वेलकम टू द शो। वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया। बड़ा अच्छा वक्त मेरा जब भी आता हूँ आपके साथ जो है वो गुजरता है। लेकिन आज जिस तरह एक वेदर का माहौल जो है वो डिस्कस हो रहा है तो यकीनन ये तो बात 200% दुरुस्त है कि वो जो सर्दियों में जो सर्दी इंजॉयमेंट होती थी हम वो भी नहीं कर पा रहे। गर्मियों का जो एक छोटा सा हमारे यहाँ ना, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम 4 मौसम की बात करते हैं। इसके बारे में अगर हम 15 से 20 साल पीछे जाएं तो हम पूरे स्पेल इंजॉय करते थे, मतलब सर्दी, फिर गर्मी, फिर बहार और फिर खज़ां। अब गुज़िश्ता कुछ दिनों से, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हम सर्दी से डायरेक्ट गर्मी में आ जाते हैं, गर्मी से हम डायरेक्ट सर्दी में चले जाते हैं। वो जो एक बीच में ख़ज़ां का और जो बहार का कॉन्सेप्ट था वो कम हो गया। मतलब वो डेज़ अगर 3 मंथ पे रहते थे तो अब वो जाके 15 से 20 दिनों पे आ गए।
पतझड़ के ऊपर एक ज़माना था, पूरी पूरी अफ़साने, फ़लसफ़े, शायरी वो लिखी जाती थी। शायर हज़रात इंतज़ार करते थे बाहर आने का, बहारों पे लिखी जाती थी। बहारो फूल बरसाओ तुम्हारा मेरा महबूब महबूब आया आया है। है। अब न तो वो बहार रही उस तरह की, न वो ख़ज़ा रही उस तरह की। हम सर्दी और गर्मी में फंस गए। गर्मी पड़ती है तो इतनी शदीद पड़ती है कि वो कहते हैं कि शायद हम आजमाइश के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल। और जब सर्दी पड़ती है तो वो भी इतनी शदीद पड़ती है, हमें लगता है हम अंटार्कटिका में रह रहे हैं। आपका एटमॉस्फेयर, अब इसकी बुनियादी वजूहात हमारे साथ हुई क्या? वही जो रज़ा साहब जो है वो डिस्कस कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज है, हमने उसका मुकाबला करना है। इस वक्त हम देख रहे हैं और क्लाइमेट चेंज से हमने बहुत कुछ भुगता है, लेकिन हम समझ नहीं रहे। हमने भुगता, हम हालिया हम सैलाब भुगतते ही क्लाइमेट बिल्कुल। चेंज की वजह से हैं। आपके यहाँ एक पूरा बेल्ट होता था जिससे एक मिट्टी की खुशबू जो है, जो नेचर को आप जब भी डिस्टर्ब करेंगे ना, आपके लिए ख़राबी पैदा होना बिल्कुल। शुरू हो जाएगी। आपके यहाँ कुदरती तौर पर आप जाएं, आपने एक शहर को आबाद किया मुल्तान शहर से, लेकिन बोसन रोड की तरफ आप निकलते थे तो आपको ठंडी हवा का झोंका मिलता था। बहावलपुर बाईपास से आगे निकलते थे, आपको ठंडी हवा का झोंका मिलता था। इसी तरह बस्ती खुदादाद और जिन साइड्स एरिया से निकलते थे, आपको इसी तरह की ठंडी हवाएं मुयस्सर होती थी कि आपको एक ठंडी फील आती थी कि मैं अब किसी देहाती इलाके में आ गया और इसके नेचर को एंजॉय कर रहा हूँ। अब तो दूर परे तक वो हमें ठंडी हवा मुयस्सर ही नहीं है। और इसमें सारी गलती नाज़रीन हमारी अपनी है। हमने बड़ा एग्रेसिवली डिफॉरेस्टेशन की, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की और क्लाइमेट का जो है वो ध्यान नहीं रखा। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वेदर जो टेम्परेचर है वो राइज़ करता जा रहा है। और हम ये सारी जो चीज़ें, जैसे वसीम बता रहे थे कि मौसम स्किप होते जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हालात जो हैं वो बेहतर होंगे और जल्दी से जल्दी जो अल्लाह ताला की रहमत बरसेगी और ये जो बीमारी हैं इससे हमारी जान छूटेगी। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग स्टेज के ऊपर तफसीलन जो है वो डिस्कशन करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वेदर के हवाले से और हम लोग ये बात कर रहे थे कि अब अल्लाह करे कि जल्द से जल्द बारिश जो है वो बरसे, अल्लाह ताला की रहमत बरसे इसके बाद, ताकि हम बीमारियों से जो है वो अपनी जान छुड़ा सकें। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करनी है स्टेज के हवाले से। एक वक्त था फैमिलीज़ जो हैं वो जौक तर जौक जाती थीं और स्टेज को एंजॉय करती थीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो वक्त बदला और हमने देखा कि ज़ुमानी बातें होना शुरू होंगी और आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज़ ने जो है वो इज्तनाब करना शुरू कर दिया स्टेज से। स्टेज के जो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, आर्टिस्ट थे, उनके हालात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए और वो फिर हुकूमत की तरफ देखना शुरू कर दिया उन्होंने कि शायद हुकूमत हमारी हेल्प के लिए आएगी। लेकिन एक कमर्शियल चीज़ है, उसमें अगर एक कंटेंट अच्छा होगा तो लोग देखने के लिए आएंगे, कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लोग देखने के लिए नहीं आएंगे। इसमें हुकूमत की सरपरस्ती की भी ज़रूरत है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बड़ा एग्रेसिवली देखा जा रहा है कि स्टेज में लिबास किस तरह के होंगे, स्क्रिप्ट किस तरह का होगा और बड़ा जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ नहीं आ रही, लोग जो हैं वो नहीं देखना पसंद कर रहे स्टेज के। तो हालात स्टेज के इस तरह क्यों हो गए, इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए वसीम हमारे साथ मौजूद है। जी वसीम, बताइएगा बतदरीज हालात बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं स्टेज के? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक ज़माना था हमारी फैमिलीज़ भी थिएटर्स में जाया करती थी। और कम्युनिकेशन टूल की जब हम बात करते हैं तो एक ज़माने में जब ये मीडिया नहीं होता था, जब अखबार कैमरों का ज़माना नहीं था, जब रेडियो भी नहीं था, तो उस वक्त कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ वाही टूल थिएटर ही हुआ करता था, जिसमें आपने अपने मैसेज को अपने कम्युनिटी तक पहुंचाना होता था। ऐसा एक्ट जो भी आप डिलीवर करना चाह रहे हैं। गुज़रता वक्त के साथ साथ जैसे ही टूल आए तो साथ ही हमने देखा कि थिएटर्स के जो SOPs हैं, जो थिएटर का लॉ बनाया गया 1875 में बर्रे सगीर में, संस्कृत का थिएटर हुआ करता था, इम्तियाज़ अली ताज का थिएटर हुआ करता था। तो उस ज़माने में फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था, बल्कि थिएटर में होती ही फैमिली थी। फिर गुज़िश्ता वक्त के साथ साथ पार्टीशन हुई और हम पाकिस्तान में दाखिल हुए, तो पाकिस्तान में भी हमारे बहुत बड़े नाम जो हैं वो इसका हिस्सा रहे, अभी तक हैं। सुहेल अहमद हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने थिएटर को फिर छोड़ दिया जब थिएटर वक्त के साथ साथ बिगड़ना शुरू हुआ। आप पब्लिक का माइंडसेट बनाते हैं, जैसा आप माइंडसेट बनाएंगे पब्लिक ने वैसा ही चलना है। और माइंडसेट एक दो दिन में नहीं बन जाते थे। आप थिएटर की ख़राबी की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि साल 1.5 साल में थिएटर ख़राब हो गया। थिएटर ने एक अरसा लिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए।
थिएटर उतना ही तकरीबन या उससे कम अरसा लेगा ठीक होने में। चीज़ें खराबी में तेज़ी से हो जाती हैं, ठीक होने में टाइम लेती है। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि थिएटर पर मिनिस्ट्री जो है वो उस्मा बुखारी इसके ऊपर इस हद तक काम कर रही हैं, खुद फीमेल हैं, खुद इन चीज़ों को समझती हैं, ग्रीन रूम तक जाना, एक्ट्रेसेस के ड्रेसेस को चेक करना, चीज़ें। अब देखिए थिएटर में बिला वजह सॉन्ग आ जाता है जिसका पिछले सीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और फिर उसके बाद उसमें एक्ट इस तरह के हो रहे होते हैं जो डायरेक्टली तौर पर आपकी अखलाकियात की भी बिल्कुल मुनाफी हैं, और आपके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी बिल्कुल किसी भी हवाले से उसके साथ मैच नहीं कर पाते। दूसरा, कम्युनिकेशन टूल के अंदर जो एक नाम होता है जिसकी बेस पे आप ड्रामों के नाम देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर क्या है। फिल्म्स के नाम देखें, थिएटर के नाम ही इतने अजीब होते हैं कि आपको देख के वैसे ही आप परेशान हो जाएंगे कि इसमें है क्या। ना हमारे पास मुसन्निफ़ रहा लिखने वाला, ना हमारे पास सही माने का डायरेक्टर रहा, और ना ही प्रोड्यूसर उस हवाले से रहा। ये एक बिज़नेस बना, और बिज़नेस के अंदर अदाकाराओं ने स्टेज को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया तो ग्रैब द ऑडियंस, मर्दों तक हसूल रसाई मुमकिन बनाने के लिए। हिदायतकारों ने हिदायतकारी में किसी हद तक थोड़ा सा किरदार अदा करके साइड पे हो गए। एक ख़ास अरसे से मुल्तान शहर में कोई नया ड्रामा लिखा ही नहीं गया। मैं हिदायतकारों को तो जानता हूँ, मुसन्निफ़ों को नहीं जानता। एक ख़ास अरसे से काम करते हुए थिएटर लिखने वाले जो मुसन्निफ़ थे, जो ड्रामा लिखते थे, वो अब नापैद होते जा रहे। 2-4 बच्चे हैं तो उनकी जगह शायद कराची के अंदर बची हुई हो या फिर लाहौर में हो। मुल्तान शहर में हमें किसी हद तक कमी जो है वो इस हवाले से दिखाई दे रही है। अब थिएटर को बेहतर बनाना किसने, जिम्मेदारी तो ये हुकूमत की है। हुकूमत ने पहले रूल्स के अंदर तमाम इख्तियारात आर्ट्स कौंसिल के पास थे। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक आर्ट्स कौंसिल के पास इख्तियारात थे, आखिरी इख्तियार जब वापस लिए गए तो उस वक्त थिएटर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। फिर ये तमाम चीज़ों को बैक किया गया और ये तमाम चीज़ें आ गई ज़िली इंतज़ामिया के पास। ठीक है, अब ज़िली इंतज़ामिया के पास ये रहीं तो थिएटर और ठीक होने के मज़ीद जो है उसके अंदर ख़राबी जो है वो पैदा हो गई। अब दोबारा से मिनिस्ट्री ने कुछ इख्तियारात आर्ट्स कौंसिल को दिए हैं। लॉ एंड इन्फोर्समेंट के जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट DCO के पास है। ठीक है, बाकी थिएटर में स्क्रिप्ट क्या है, अदाकारों का कॉस्ट्यूम्स क्या है, अदाकारों के डायलॉग्स क्या हैं, डांस सिचुएशंस क्या हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर करने का काम आर्ट्स कौंसिल है। तो अब कहा यह जा सकता है कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इदारा जो थिएटर कमर्शियल थिएटर पे काम करेगा, इसको बचाने के लिए, थिएटर की साख को बहाल करने के लिए, वो मुल्तान आर्ट्स कौंसिल। अच्छा, इसमें जैसे मैंने अपने रिडक्शन में भी बात की, आपने भी ये कहा कि ओनस जो है वो हुकूमत पे है, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लोग नहीं देखने आएंगे, तो उसको चेक्स एंड बैलेंस रखे जा सकते हैं। कंटेंट देखे ना, आप ये कह रहे हैं कंटेंट अच्छा उसमें नहीं कोई होगा। ऐसी कोई चीज़ इखलाकी चीज़ ना हो, हुकूमत है तो ये देखना है ना कि कोई ऐसी कोई बुरी आप ही चीज़ ना पास हो। करते हैं ना, गवर्नमेंट पास करती है। वो जो एक स्क्रिप्ट है, ड्रामा जब कोई लगाता है, ड्रामा लगाने से पहले उसका स्क्रिप्ट जो है वो आर्ट्स कौंसिल के पास जाता है। उसकी बाकायदा 35,000 रुपये फीस है। आर्ट्स कौंसिल क्लेम करती है कि वो 35,000 रुपये स्क्रूटनी वालों को देती है। स्क्रूटनी वो लोग होते हैं जो आपका दिया हुआ स्क्रिप्ट जो आप ड्रामा करना चाहते हैं उसको पढ़कर उसके अंदर से कमियां बेशियां लगाकर वापस स्क्रिप्ट भेजते हैं कि भाई इसमें ये कमियां हैं, इसको ठीक करो। आज तक मुल्तान की हिस्ट्री के अंदर मैंने कोई स्क्रिप्ट ऐसा नहीं देखा जो आर्ट्स कौंसिल ने वापस भेज दिया हो कि आपके चैनल में ये कमी है। 35,000 रुपये आता है, वो आर्ट्स कौंसिल के अकाउंट में चला जाता है। हमें नहीं पता आज तक कि वो कौन स्क्रूटनी करता है उस स्क्रिप्ट की, उन स्क्रिप्ट को पढ़ने वाली कमेटी कौन है, वो कौन से मुसन्निफ़ हिदायतकार हैं जो बैठ कर स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और कहते हैं इसके अंदर ये कमियां हैं। कोई स्क्रिप्ट, ये देखिए एक अजीब सी बात है कि आज तक जब आपने किसी थिएटर को बैक पे भेजा ही नहीं कि भाई आपके थिएटर में ये खराबी है, तो स्क्रिप्ट कैसे पास हो गया। थिएटर अगर स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है तो गवर्नमेंट ने पास किया ना, पहले आप पास करते रहे हैं सारी चीज़ों को। अभी तक आप स्क्रिप्ट उठा के देख लें, पास कर देंगे, फिर बाद में आर्ट्स कौंसिल ये क्लेम करती है कि स्क्रिप्ट में तो कुछ और लिखा था, आर्ट ये कुछ और कर रहे हैं।
चलिए ये बात भी ठीक है। अगर वो आर्ट कुछ और कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुल्तान आर्ट्स काउंसिल या पैनल। अब गुज़िश्ता अगर मैं बात करता चलूँ, शहर में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी भी थिएटर को चलाएं विदाउट सेंसर रिहर्सल। मुल्तान शहर का एक थिएटर है, उसके अंदर सेंसर रिहर्सल नहीं हुई। सेंसर रिहर्सल ना होने के बाद, सेंसर रिहर्सल एक पूरा पैनल होता है जो आके थिएटर में बैठता है और वो कहता है कि आपने क्या परफॉर्म करना है, पहले आप हमें दिखाएं, जिस तरह फिल्म की सेंसर बोर्ड होती है। तो इस दफ़ा शहर के अंदर एक मुकम्मल तौर पर जो है वो गैर कानूनी, जिसको कहा जा सकता है, थिएटर चल रहा है। अच्छा। जिसकी सेंसर ही पास नहीं हुई। जिसने ड्रामे का स्क्रिप्ट तो जमा कराया, स्क्रिप्ट मंजूर नहीं हुआ, तो फिर उसने पिछले ड्रामे के स्क्रिप्ट को ही आगे बढ़ाते हुए चला दिया। जो उसका डायरेक्टर था, डायरेक्टर थिएटर छोड़ के जा चुका है, लेकिन उसके नाम का कानून ये कहता है कि आप स्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, गुज़िश्ता 3 रोज़ से किया जा रहा है, लेकिन शहर की इंतज़ामिया जो है वो सोई हुई है। अब जो मेन मसला थिएटर्स के साथ दरपेश है, एक थिएटर का डायरेक्टर इस वक्त फंस चुका है। वो इसलिए फंस चुका है कि मुझे फॉलो किसने करना है। हाँ। आर्ट्स काउंसिल कहता है हमारी बात मानो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहती है हमारी बात मानो। थिएटर का डायरेक्टर किसकी बात माने, थिएटर किसकी बात माने? आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर कहते हैं या आर्ट्स काउंसिल कहता है कि मिनिस्ट्री ने मुझे इख्तियारात दिए हैं, थिएटर के चेक एंड बैलेंस के तमाम मामलात को मैं देखूंगा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में क्योंकि पहले इख्तियारात रहे, इख्तियारात वापस जाना भी तो एक मसला है। लेकिन जो एक चार्म होता है इख्तियारात का और जो एक रूल होता है वो तो अब नहीं रहा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो इख्तियारात वापस हमें मिलना चाहिए। अब दोनों अपनी पावर्स को शो करते हैं थिएटर में आने के बाद कि वी आर द बॉस एंड वी आर द बॉस। थिएटर का इस वक्त जो डायरेक्टर और स्टाफ है वो ये फंसा हुआ है कि हमने फॉलो किसको करना है। लॉ, अब कानून के मुताबिक, जो मैंने कानून पढ़ा उसके अंदर कानून के मुताबिक लॉ ये कहता है कि थिएटर को सील करने का, डीसील करने का, लॉ एंड इन्फोर्समेंट के जो मामलात होंगे वो डिप्टी कमिश्नर साहब देखें, और बाकी तमाम मामलात जो हैं अदाकारों को कॉस्ट्यूम के, डिलीवरी के, डायलॉग्स के, बाकी तमाम थिएटर के मामलात जो हैं वो आर्ट्स काउंसिल देखेगी। ठीक है। लेकिन अभी तक इनकी आपस में सही माने में पैचअप नहीं हो रहा। ओवरलैप कर रही हैं, जैसे आर्टिस्टों वसीम का बता नुकसान रहे हो रहा हैं है। कि पावर्स जो हैं वो अब डीसी जो ऑफिस है उससे भी कुछ हिदायत आ रही हैं और आर्ट्स काउंसिल की तरफ से भी हिदायत आ रही हैं। तो वो जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने फॉलो किसको करना है। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्टेज के हालात के ऊपर, और वसीम साहब जो हैं वो बड़ी इस पे जो है वो रोशनी डाल रहे थे कि फैमिलीज़ का आना कम हो गया है, वो ज़ूम आइनी बातें होना शुरू हो गई हैं, परसेप्शन इस तरह का बन गया है कि यहाँ पर जो है वो सही तरह का स्टेज नहीं हो रहा। हुकूमत भी बड़ा एग्रेसिवली इस वक्त देख रही है कि किस तरह हालात को जो है वो बेहतर किया जाए ताकि फैमिलीज़ जो हैं वो दोबारा आना शुरू हों। वो जो एक कमर्शियल की बहारें थी, इस थिएटर, कमर्शियल थिएटर की बहारें थी, वो दोबारा रौनकें जो हैं वो आबाद हो। इसी हवाले से तफसीलन हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं कोमल नाज साहिबा, जो कि सीनियर एक्ट्रेस हैं मुल्तान की। इस साउथ पंजाब के ख़ित्ते की बहुत सी मूवीज़ में जो है वो इन्होंने काम किया और साउथ पंजाब का एक बहुत बड़ा नाम है। इनसे आज स्टेज के हवाले से जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगा, और मैं वसीम साहब एक रोशनी डाल रहे थे एक पॉइंट पे कि फैमिलीज़ का आना कम हो गया है थिएटर में। एक टाइम था, आप भी इस पे रोशनी डालिएगा कि आप भी बताइएगा, जब आपने इस थिएटर का आगाज़ किया था तो उस टाइम पे फैमिलीज़ आती थी, इधर बड़ा इन्जॉयमेंट होती थी, बड़ा एक नाम था साउथ पंजाब के एक थिएटर का। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी इमेज बदलती गई, ख़राब होना शुरू हो गया। आज जो एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको कॉल करना पड़ता है कि प्लीज़ हमारा जो है वो शो देखने के लिए आइएगा। एक वक्त लोग टिकटों में लग के जो है वो टिकटों के लिए लड़ते थे, आज एक्ट्रेस को कहना पड़ रहा है कि आप हमारी टिकट्स खरीद लें प्लीज़। तो इसके पर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल ऐसा। जब मैं शोबिस में आई थी तो बहुत सारी फैमिलियां होती थी जो देखने आती थी आर्टिस्टों को, उनकी चाहने वाली होती थी, और ज़्यादा जो होता था रश वो ख़वातीन का होता था। ख़वातीन को ये बहुत होता था कि हम आर्टिस्टों से मिलें, फीमेल से मिलें, मेल से।
मतलब एक चार्म होता था, एक उनकी ख्वाहिश होती थी कि एक्टर्स के क्या वैल्यूज़ हैं थिएटर पे। तो अब तो खैर एक्टर को कुछ समझा ही नहीं जाता, चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, उनको कास्ट करने में भी थोड़ा गुरेज करते हैं कि एक्टर्स को तो ज़रूरत नहीं है अब सिर्फ और सिर्फ चाहिए डांसर्स और कॉमेडियन। जी। तो अच्छा, इसमें कसूर किसका है कोमल साहिबा? वो जो वो देखने वाले कम होते गए, या जो दिखाने वाले थे जिन्होंने स्टेज करना था, उनकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है वो कम होता गया? जैसे आप बता रही हैं कि उन्होंने स्क्रिप्ट के बजाय डांसर्स और कॉमेडियंस के ऊपर वो जुगतबाजी और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि स्क्रिप्ट पे काम किया जाता। पहले भी कॉमेडी होती थी, बिल्कुल होती थी, लेकिन वो सिचुएशन के मुताबिक होती थी। हाँ जी, वो स्क्रिप्ट चलता था। पहले राइटर को डिमांड की जाती थी कि हमें ये स्क्रिप्ट चाहिए, राइटर लिखता था, फिर डायरेक्टर उसे डायरेक्ट करता था, आर्टिस्टों पे फोकस होता था उनका, वो तैयारी करवाते थे आर्टिस्टों की। अब वो नहीं है, अब बस मतलब ऐसा लगा ले कि 10 साल 20 साल पुराना स्क्रिप्ट भी उठाया, उनमें से वन लाइन ली और आर्टिस्टों को कहा कि ये तुमने करना है, ये तुमने करना है, ये तुमने करना है। तो इस वजह से पब्लिक का भी जो रुझान है ना वो आर्ट से हट गया। वो सिर्फ जस्ट एंजॉय करने आते थे कि सारा दिन का हम थका हुआ होता है बंदा और एंजॉय करने के लिए थिएटर आता है, और ये क्या हम यही तो घर में चल रहा है। पहले ये नहीं होता था, पहले ये होता था कि वो हमारे किसी भी स्क्रिप्ट में से कोई ना कोई सबक लेके जाते थे, कोई हम मैसेज देते थे पब्लिक को कि ये मैसेज है, तो अब वो मैसेज नहीं रहा। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आर्टिस्ट पे ज़्यादा है, जो वो दिखाना चाहते हैं, हिदायतकार पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी नसीम विकी साहब ने कुछ अर्सा पहले चूड़ियाँ फिल्म का एक थिएटर प्ले किया, जिसके ऊपर हमने देखा कि फैमिलीज़ ने दोबारा आना शुरू किया, एक बड़ा हिट वो प्रोग्राम रहा, शो रहा। तो इससे हम यही अखज़ कर सकते हैं कि अगर आप अच्छा स्क्रिप्ट लेके आएंगे तो दोबारा ऑडियंस आने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन क्योंकि आप कॉन्टेंट ही उस तरह का नहीं दे रहे तो फिर नहीं आ रही फैमिलीज़, या ऑडियंस उस तरह देखने नहीं आ रही। आपने चूड़ियाँ ड्रामा देखा? मैंने चूड़ियाँ ड्रामा नहीं देखा, क्योंकि हमारे इस खुत्ते में नहीं हुआ। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्यों नहीं देखा। मैं नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ, मैं थिएटर में जाऊँगा, कल को मुझे कोई जाते हुए देख लो, कहेगा यार ये भी फलां जुगत देखने जा रहा है, या इसका तो इमेज है। वो परसेप्शन इस तरह का बन गया ना मैम। बनाया गया है, बन नहीं गया। ठीक है, वही आर्टिस्ट हैं जो अभी तक थिएटरों में काम कर रहे हैं। क्या वसीम विकी छोटा नाम है? बहुत बड़ा नाम है। और उसमें मोहम्मद राना साहब थे, वो भी बहुत बड़ा नाम है। तो ये अब इंसान के खुद पे डिपेंड करता है कि पब्लिक या लोग हमें क्या समझेंगे। अब बहुत से लोग हैं जो मतलब अच्छे शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन थिएटर देखते हैं, तो क्या उनके बारे में कुछ गलत कह सकते हैं? नहीं। उन लोगों पे गलत उंगली उठाई जाती है जो थोड़े से नॉर्मल होते हैं, वरना अदरवाइज़ कोई किसी पे उंगली नहीं उठा सकता। बड़े आर्टिस्टों पे बात तो करें ज़रा। जो छोटे लेवल पे आर्टिस्ट हैं या मतलब सराकी खित्ते के जो भी आर्टिस्ट हैं, उनको आगे जाने के लिए अब बड़े स्टेप लेने पड़ते हैं, तब जाके कोई किसी का नाम नहीं लेता। नसीम साहब, आप इस पर रोशनी डालिएगा। जैसे मैम ने कहा कि आप क्यों नहीं गए चूड़ियाँ देखने के लिए, ड्रामा के लिए, मैंने फिर अपनी अपनी रीज़न दी, तो इसी तरह की रीज़न्स आप लोगों को भी सुनने के लिए मिलती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैंने ये बोला कि इसको सेट होने में भी उतना ही वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप फौरी तौर पर जो है वो ड्रामा दे दें और पब्लिक जो है वो आ जाए। आपने लोगों का माइंड सेट बनाने में एक टाइम लिया है, आपने पब्लिक का जो माइंड है इस तरफ डाइवर्ट करने में एक टाइम लिया है, और आप सिर्फ एक ख़ास क्लास को डील कर रहे हैं। अब यही आर्टिस्ट हैं और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल का प्ले है। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के स्टेज पर यही आर्टिस्ट अगर परफॉर्म करते हैं तो फैमिलीज़ जो है वो वेट कर रही होती हैं कि हमने इनके साथ सेल्फी लेनी है। यही मेरा पॉइंट प्रूव करते हैं। अब वही आर्टिस्ट अगर थिएटर में जाता है तो वही फैमिलीज जो है ये क्लेम कर रही होती है कि ये लोग ठीक नहीं है। क्यों? दोनों जगह पे आर्टिस्ट तो एक ही काम कर रहा है, तो ये गैप क्यों आ रहा है? इस गैप की रीज़न जो है वो आपने एक साइड का इमेज ही ऐसा क्रिएट कर दिया लोगों के माइंड्स में कि वो चेंज होने में टाइम लगेगा। हमारे यहाँ कराची में जो थिएटर होता है वहाँ पे फैमिलीज दिखाई देंगी, लाहौर का जो थिएटर है उसमें फैमिलीज हमें किसी हद तक दिखाई देती हैं। मुल्तान में हमने काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम करने की कोशिश की, आया उस तरह से हम इस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस वक्त कमर्शियल थिएटर का माइंड सेट आर्ट्स काउंसिल के मुकाबले का आ गया तो वो तमाम फैमिलीज हमें फिर से हमने दिखाई देंगे। थिएटर महंगा ज़रूर है, फिल्म से ज़्यादा महंगा है, लाइव काम है, फैमिलीज उसमें पैसे भरने को तैयार भी हैं।
आप मुल्तान में एक ड्रामा देखिए, अनवर मकसूद साहब ने लगाया था सियाचिन के नाम से। ओके। जो उस ज़माने में, उसका आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है, 5,000 की उसकी टिकट थी और वो जगह नहीं थी अंदर बैठने की। और अनवर मकसूद जैसा नाम था तो आप फैमिलीज ने देखिए, आना आप था। बीच में बैठे होते हैं, आपको फील ऐसा आ रहा होता है कि आप स्टेज के ऊपर बैठे हैं, उसके करेक्टर ऑडियंस के अंदर घूम रहे थे। करेक्टर्स को मतलब आपने एक डिफरेंट किस्म का स्टेज दिया। हमारे यहाँ प्रोड्यूसर पैसा लगाने को तैयार नहीं है, वो एक नीला पीला लाल हरा किस्म का हमारा स्टेज है और वही है। कभी मैंने सेट चेंज होता था, किसी ज़माने में सेट चेंज होते हुए हमने नहीं देखा। वो एक ही सेट है और सारे करेक्टर भी उसके ऊपर मौजूद हैं। वो अगर आपको एक बुज़ुर्ग खातून चाहिए तो आप बुज़ुर्ग खातून नहीं कास्ट करेंगे, आप उसी डांसर लड़की को कहेंगे आप अपने 2 लट्टों को सफ़ेद कीजिए और आ जाइए। तो आपने एक करेक्टर को मिस कर दिया। पहले हर किस्म के करेक्टर के लिए जो है वो एक अलग-अलग आर्टिस्ट मौजूद था। अब एक आर्टिस्ट जब 3 किस्म के रोल प्ले कर रहा होगा तो आप ये समझिए कि एक बुज़ुर्ग खातून का जो किरदार जिसने अदा करना था, आपने उसको स्किप कर दिया। इसी तरीके से आपने एक अधेड़ उम्र के अगर कोई करेक्टर है वो आपने स्किप कर दिया। उसी तरह से फिर आपने जो डांस था वो भी उसी खातून से लिया और आपने उसको सिचुएशन के साथ भी मैच नहीं किया। लेकिन यही बात तो कोमल साहिबा खराबी कर रही थी हाँ, कि खराबी स्क्रिप्ट पे काम नहीं किया जा रहा। कोमल साहिबा ज़रा बताइएगा कि पहले किस तरह एक स्क्रिप्ट पे काम किया जाता था, एक रिहर्सल्स होती थी, उसके बाद जो है वो एक प्ले किया जाता था। तो ज़रा मवाजना करते हैं हमारे लिए कि आज का थिएटर किस तरह का हो रहा है और जिस टाइम पे आपने स्टार्ट किया, जब आपकी पीक आपने अचीव की, तो उस वक्त के क्या हालात थे? सेम वो ही इनकी बात को मैं रिपीट करूँगी वसीम की कि मतलब जो बड़ी उम्र की औरत का रोल है वो बड़ी उम्र की औरत से नहीं करवा रहे। बिल्कुल। और जो मतलब डांसर लड़की है वही लिट्टे सफ़ेद करके अपना वो रोल कर रही है और थोड़ी देर बाद वो लिट्टे साफ करके डांस के लिए तैयार हो रही है। तो मतलब इस तरह से पब्लिक भी थोड़ा बोर हो जाती है। पब्लिक भी वही तो है, वो जो रोल करके गए। बिल्कुल। जब हम लोग काम करते थे तब मैंने भी किया, अपनी उम्र यंग में मैंने ओल्ड रोल किए हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं सिर्फ ओल्ड रोल के लिए ही होती थी। जब मैं स्टार्ट में शोबिस में आई वसीम, तो मतलब उन्होंने मुझे रोल के लिए रखा क्योंकि मैं डांसर नहीं थी, तब भी नहीं थी, अब भी नहीं हूँ। डांसर नहीं थी तो रोल के लिए मुझे रखा। तो मेरा पूरा सर, आईब्रो वगैरह वाइट कर देते थे, लाइनें वाइनें चेहरे पे बना के बड़ी उम्र की औरत बना देते थे। तो मैं फिर सिर्फ रोल करती थी, उसमें डांस नहीं होता था। अब वैसा नहीं है। हमारे डायरेक्टर्स को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, प्रोड्यूसर को डिमांड करें कि हमें ये रोल चाहिए, इस तरह से स्क्रिप्ट चलेगा। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर वही वसीम वाली बात कि जो पब्लिक मांगती है वो दे नहीं रहे, तो पब्लिक कहाँ से आएगी। और अब जो दौर चल पड़ा है, लड़कियां को आपकी बात के कॉल करती हैं पब्लिक में और कहती हैं कि आप आएँ, मेरी इज़्ज़त का सवाल है, मेरी डिमांड बढ़नी चाहिए। तो डिमांड तो काम से बढ़ती है। बिल्कुल मैम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप गुफ्तगू करी हैं। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, इसके बाद यहीं से मैम से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम स्टेज के हालात के ऊपर बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे क्यों बदतदरीज जो है वो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि किसी तरह स्टेज के जो एक्चुअल उसकी वर्थ थी उसको जो है वो दोबारा बहाल किया जाए, उसको जो है वो बेहतर किया जाए। हुकूमत भी स्टेप्स ले रही है। कोमल साहिबा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे गुफ्तगू करी थी। कोमल साहिबा, इसमें वो भी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा जो ब्रेक से पहले आप बात कर रही थी। इसी के साथ साथ जो अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वो बताइएगा कि वो ठीक हैं, उससे किस तरह जो है वो बेहतरी आएगी। हुकूमत ने जो स्टेप लिए हैं बहुत अच्छा स्टेप लिया है। वल्गर ना करें और ऐसी बातें ना करें जिससे जू मैनी बातें कहते हैं, तो उससे हमारी फैमिलियां बैठी होती हैं, वो देखना ही मुनासिब नहीं समझती। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टरों ने 15-20 साल लगा के एक माहौल बनाया है, उसको दोबारा से रिपीट लाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। एकदम से सख्तियां कर देनी आर्टिस्टों पर कि मतलब एक टाइम है कि हम गंदी से गंदे बात कर रहे हैं, फीमेल से कर रहे हैं, फीमेल एक्टर्स के साथ कर रहे हैं। हमें 20 साल लगे उस दौर को बनाने में। अब वो आके जम गया।
जब जैसे ही जमा तो गवर्नमेंट की नज़र पड़ गई, वो अच्छी नज़र पड़ी। उससे ये जो नज़र नहीं पड़ी थी, तब तक हमारे बहुत से सीनियर एक्टर्स जो अच्छे थे, जिनका नाम था, वो घरों में बैठ गए थे बिल्कुल। कि वो ये कर ही नहीं सकते थे, ये बातें सुन ही नहीं सकते थे, कर ही नहीं सकते। इसमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे खित्ते की आप हैं। आप मुझे ज़रा बताइएगा कि जैसे अभी आप हमें ऑफ द रिकॉर्ड भी बात बता रही थी कि मैंने भी अपने प्राइम में जो है वो एक बूढ़ी औरत का किरदार अदा किया है, लेकिन तब मैं सिर्फ उस करैक्टर के लिए आती थी, उस स्क्रिप्ट की तैयारी करती थी। तो वो ज़रा बताइएगा कि अब जैसे आप जैसे अदाकार हैं, वो जो डांसर्स भी नहीं हैं, जो सिर्फ एक्टिंग जानते हैं, जिनका काम है हमें अदाकारी करना, उनके लिए इस शोबे में अब कितनी जगह रह गई है? अब तो आप मुल्तान में देख लें, कोई भी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई फीमेल एक्टर्स है। मेल हैं वो जो कॉमेडी की तरफ चले गए, जिसमें नदीम नन्ना है, कौसर भट्टी हैं, मज़हर हसन साहब थे, वो चले गए, शेर मोहम्मद अवान साहब थे, कसवर हैदरी साहब, ये लोग एक्टर्स हैं, लेकिन अब वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर सकते, उनको साथ में कॉमेडी भी लेके चलनी पड़ती। जबकि तब पहले जब होता था सिर्फ रोल के लिए आते थे, उन्हें मना किया जाता था कि आपने कॉमेडी नहीं करनी, बिल्कुल। आपको सिर्फ एक्टिंग के लिए हमने कास्ट किया है, कॉमेडी के लिए वो दूसरे लोग हैं। तो अब ये डिमांड ना तो डायरेक्टर की है ना जो एक्टर्स ज़्यादा लाफ्टर लेता है ना अब पाकिस्तान में, उसकी पेमेंट ऊपर होती है, अप होती है, और जो बेचारे हम जैसे एक्टिंग में लाफ्टर नहीं ले पाते, वो या तो फिर घरों को मुंह कर जाते हैं या फिर उन्हें कास्ट ही नहीं। अच्छा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मैं आपको दे दूं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके पास बजट भी जो है वो उसकी भी कोई ममानियत नहीं है कि आपने इतना इस्तेमाल करना है और इतना इस्तेमाल नहीं करना, तो आप किस तरह का एक स्टेज करना चाहेंगी, क्या करेंगी ताकि एक दोबारा जो है वो ऑडियंस को ग्रैब किया जा सके? यही अगर जो मुझे आप दे रहे हैं ना, यही हमारे डायरेक्टर को दी जाए तो माहौल वापस से आ सकता है। डायरेक्टरों पे भी डिमांड होती है कि आपने फलां एक्टर को रखना है, फलां को नहीं रखना, ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये हम पे बर्डन है। तो अगर इस तरह का माहौल दिया जा सके और ऐसा हो, तो मेरा ख्याल है कि वापस माहौल आना, वही एक्टर की कदर होना, वही काम होना, उसमें कोई ममानियत नहीं है। ठीक है वसीम साहब, आप इस पर रोशनी डालिएगा कि ये स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से और उसको बेहतर बनाने के लिए, स्टेज को बेहतर बनाने के लिए। जैसे मैंने मैम को जो है वो कहा कि अगर कोई ममानियत ना हो कि आपने जो है वो इतना बजट इस्तेमाल करना, इतना नहीं करना, तो किस तरह स्टेज को जो है वो बेहतर किया जा सकता है? देखिए, लोगों का माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी जो आप अभी बात कर रहे थे कि क्यों ना सारे फनकार मिलके, जितने बड़े नाम हैं, किसी की 100 लोगों की पब्लिक है, किसी की 150 की, किसी की 1000 की, हर बंदा जो उसके नाम के साथ एक पब्लिक जुड़ी हुई है, उसको लेकर जो है वो एक ऐसा फैमिली खेल जो है वो करे कि जो एक दफ़ा तो पाकिस्तान में ऐसा हो कि पता चल जाए कि ये फैमिली खेल हो सकता है। हम अभी तक जो बात कर रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है या नहीं मुमकिन, मुमकिन तो है, बिल्कुल है, आर्टिस्ट है, टैलेंट है, आर्टिस्ट है, टैलेंट है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग नीचे छोटी कास्ट से एक टीम बनाते हैं, बीच में एक बड़ा नाम डाल के उसके बाद बिजनेस किया और निकल गए। ये जब आप बिजनेस अपने माइंड में बिजनेस ज़रूर रखें, बिजनेस है, प्रोड्यूसर जब बिजनेस के अलावा थोड़ा सा मोरल एथिक्स पे काम करेगा, डायरेक्टर तो बेहतर हो जाएगा। मुल्तान शहर में मैं बता रहा हूँ, ख़ास अरसे से कोई नया ड्रामा नहीं लिखा गया। पुराने ड्रामे को ही उठाया, वही रद्दी से निकाला, उसके अंदर से उसको झाड़ के वही कैरेक्टर डिवाइड कर दिए गए। और इवन दो मैं अब इसके ऊपर स्टोरी कर रहा था, डायरेक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर कहते हैं कि जब मुझसे फनकारा अदाकारी से 15 मिनट पहले पूछे कि गाना तो मेरा रेडी है, बोलना मैंने क्या है, तो वो क्या थिएटर होगा। अब मैम बिल्कुल लास्ट हमारे पास 20 to 30 सेकंड्स हैं, अगर आप अपना कोई पैगाम इसमें ऐड करना चाहें, इसी मौजू के अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा। जी, मैं तो बस यही कहूँगी अपने थिएटर्स वालों को जो अब कर रहे हैं काम, कि ड्रामे की तरफ वापस आएँ और आर्टिस्ट बनाएं। हम लोगों ने तो अब जाना है, मतलब शोबिस पूरी ज़िंदगी तो बंदा नहीं कर सकता। जो हमारा न्यू टैलेंट आने वाला है, उनमें से कोई ऐसी लड़की, ऐसा लड़का हो
जो एक्टर्स हो जो हमारे मुल्तान का, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। बहुत शुक्रिया कोमल नाज साहिबा, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और इस वक्त जो हालत है स्टेज की उसके ऊपर आपने तफसीलन जो है वो अपने गुफ्तगू की और बताया कि किस तरह जो है वो इसको बेहतर किया जा सकता है। वसीम, आपको भी बहुत शुक्रिया, आप बड़ा तफसीलन जो है वो इसको कवर भी करते हैं, आए दिन कोई नई से नई खबर हमारे लिए ब्रेक भी करते हैं और आपने आज के प्रोग्राम में भी बड़ा तफसीलन हमें आगाह किया कि इस वक्त स्टेज की क्या हालात हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे और एक नया टॉपिक होगा, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्टेज के हालात के ऊपर और उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है सराइकी तहज़ीब, सकाफ़त, खानों के ऊपर और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये जो नौजवान नस्ल है वो तहज़ीब से क्यों दूर होती जा रही है, ख़ास तौर पर हमारी सराइकी तहज़ीब से। तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़हूर धरेजा साहब, जो कि एक सराइकी दानिश्वर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। नाज़रीन, सर के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सोबिया मलिक साहिबा, जो कि एक बहुत बड़ी सिंगर हैं, इस खित्ते की बहुत मशहूर सिंगर हैं, काफ़ी अरसे से सिंगिंग कर रही हैं। इनसे भी ज़रा हम सराइकी तहज़ीब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसी के साथ साथ आज ज़रा कोशिश करेंगे कि इनकी लाइफ के बारे में गुफ्तगू करें कि इन्होंने जो है वो सिंगिंग का आगाज़ कब से किया और अब आगे फ्यूचर में क्या देख रही हैं कि किस तरह के गाने ये जो है वो हमारे लिए पेश करेंगी और इनसे गुजारिश करेंगे कि हमें चंद बोल अपने दो गानों के जो हैं वो भी सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। सलाम, ठीक तुसा सुनाओ खैर नाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, तुम ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत सा शुक्रिया अदा करे सू रोहित तमाम टीम दा, सुहेल दा, बुखारी साहब दा, तुआडा और जेडे सारे कैमरामैन हैं सारा दा सब बहुत शुक्रिया अदा करे सू। तुसा को ई काबिल समझे ने तो सब मैम तुआडा बहुत शुक्रिया, तुसा तशरीफ लाए आज दे प्रोग्राम में तफसीलन असां गुफ्तगू करे सो सराइकी तहज़ीब ते सकाफत ते तुआडे समझो सारे वास्ते खुशकिस्मती कि तुसा साको ई काबिल समझे वे। बहुत शुक्रिया जनाब। आगाज़ में तुआडे नाल ही करे सां, मुझे ज़रा बताएं कि सराइकी तहज़ीब, सकाफत, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आजकल की हमारी नौजवान नस्ल जो है वो क्यों दूर होती जा रही है इस तहज़ीब से, इस सकाफत से। हमारा एक बड़ा कल्चर है, आपने ब्लू अजरक भी पहनी हुई है, इसकी भी ज़रा हमें इंपॉर्टेंस बताइएगा। जी जी जी, बहु मेहरबानी। तुसां बहु अहम गाल, अहम सवाल किते ते मैं उनके बारे च भी अर्ज़ करेंदा, लेकिन मेरे को याद आ गए कि पिछले साल बिल्कुल 1 जनवरी को 2 ॾाड़े पहले यानी 3 दिसंबर को ना असां इतना कट्ठे हासे रोहित टीवी ते और इवें इहो ही प्रोग्राम है। और पिछला मैं ये दसण चाहना कि जरा पिछला प्रोग्राम थिया ही 2 साल पहले ना, तो वो रोहित के इश्तराक के नाल थिया ही। सही, तो वो एक भरपूर प्रोग्राम है, यादगार प्रोग्राम है। अज भी जरा ना ये वैसे दे शायर, अदीब, दानिश्वर और साडे फनकार, सिंगर, सोशल स्टार वो प्रोग्राम को याद करन और ख़ास तौर पर वो प्रोग्राम को मैनेज करने दे विच अमजद बुखारी साहब बहुत दिलचस्पी दी और रूही दे जितने भी प्रोड्यूसर हैं, स्टाफ है, तो यही डिस्कस करने बैठे से उत्था मत है कि जरा मंजर है तो वो है कि अपने देसी खाने हैं 50 के करीब, क्राफ्ट बाज़ार है नाल जरा ना तस्वीरी नुमाइश है ते लोग हैं एक मजमा है उनके विच जरा ना साडे जरा फनकार हैं ना और वो ख़ास तौर पर ख्वाजा साहब के जरा काफ़ियां गाते पे हैं तो उनके विच रोही का जिक्र है भई या रोही यार मिलावड़ी है चला होवे हरदम सावड़ी है वन पीसूं लसड़ी गावड़ी है वाह इन अपने सोने सैं बुकनो वाह 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 रोही उठड़ी टोभा तार हुए ओह क्योंकि हुण असां रोही ते बैठे वाह थे वाह बिल्कुल रोहित बैठे रोही हैं। उठड़ी टोभा तार हुए आ मिलत सेंगा यार हुए थे थलड़े बाग बहार हुए चौधार गुल गुलजार हुए ॾींहुं रात मेंग मल्हार हुए एक मंजर है एक कैफियत है जिनको हुणी असां अमजद बुखारी साहब सारी संगत नाल बैठ याद बैठे करंदे आसे ता ई दफ़ा कोई प्लान करेंगे इन दफ़ा जो बुखारी साहब आके कि अगों हुण जरा ना अगला जरा प्लान है वो इंशाल्लाह रोही दे इश्तराक दे नाल वदन भई हेड ऑफिस तो मकसद है कि जरा ना पूरी उनकी मंजूरी दे नाल ताकि भरपूर थी वने और वो रोही की वजह तो इन पूरे खिते को फ़ायदा थी वेंदे और लोगों को फ़ायदा थी वेंदे क्योंकि जितना भरपूर प्रोग्राम होंदे हुण तुसां अहम सवाल किते कि भई अज दा जरा नौजवान है वो आखिर मकसद है कि जरा ना बेरार रबी की तरफ क्यों है
और उहदे विच बर्दाश्त क्यों कहनी, अदम बर्दाश्त दी क्या वजूहात हैं। तो वो साडा मकसद है कि जितने असां कल्चर को परे थी सुवेंदे, अपनी सकाफत को परे थी सुवेंदे, अपनी तहजीब तो परे थी सुवेंदे, जिवें तहजीब ना होसे तो वालो बदतहजीबी आ वेंदी है। तो तहजीब दे नाल जुड़न बहुत ज़रूरी है और मकसद है कि धरती दे नाल, मिट्टी दे नाल, वसेब दे नाल जितना असां करीब थीसूं उतनी ही साडे विच जेहड़ा ना एक इंसानी अकदार सरबुलंद थी वैसन। तो जितनी भी खराबी अजकल पाती वेंदी है तो उन्हें दी इहो वजूहात हैं। एक वक्त है कि तुसां देखो कि एक शादी थींदी है, वो शादी दे उत्ते जिवें ही शादी जा असां को सराइके गंढू कहंदे से एक डेट तय थींदी है या एक म्याज़, तो उन ॾींहं को घिन ते वो भावें महीना पहले थिए डेट तय या 2 महीने थिए तो खुशियां शुरू थी वेंदियां हैं। और वस्ती दे विच जरा ना नगारे वाले आ वेंदे हैं, ढोल वाले आ वेंदे हैं, रात को झुमर होंदी है, ताड़ी होंदी है। वल मकसद है कि खवातीन दे सेरे, ये सेरे भी दो ही हैं। और ख़ास तौर पे हूँ दौरान जितने भी असां एक ॿिए दे करीब थींदे हासे उतने सारे दुख दूर थींदे हैं, एक ॿिए दे नाल कुर्बता पैदा थींदे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि असां अपनी कल्चर दा अहया करूँ। और वैसे भी जरा सकाफत है या कल्चर है ये कुल है, बिल्कुल बाकी सारे उनके अज्जा हैं, साडा रस्मां हैं, साडा रीतां हैं, साडा उठण है, साडा बहण है, साडा खावण है, साडा पीवण है, साडे मकसद हत्ता के खुद जरा ना अकायद तक उनका एक जुज़ बन बढ़ते। बिल्कुल। तो उन कुल को जरा ना जिंदा रखण बहुत ज़रूरी है। और हुण जरा प्रोग्राम 1 जनवरी को थींदा पे मुल्तान टी हाउस ते 10 बजे उत्थां भी इहो ही पैगाम होसे कि हुण देखो साडे जरे देसी खाने मैं चाहता तुसां ज़रा तफसीलन देसी खाने के बारे च साकू दसो, क्योंकि मैं भी वो नौजवान नस्ल तो ही ताल्लुक रखदा, मैं भी दूर थी ना मैं सराय की खानियां तो मेरे को भी क्या नहीं पता। अक्सर बुखारी साहब भी प्रोग्राम में तशरीफ लाने ना मैं उन्हां तो भी एक सवाल करना सर, सराय की ज़रा खानियां के बारे ते दसो कि कैसा अगर चखना हो तो क्या खाऊं। जी हाँ, तुसां देखो तुसां ताई जरी मोहब्बत रसिंदी पे तुसां दूर नहीं थींदे पे, तुसां मकसद है कि जरा ना कुर्बत वाले पासे वे। और ख़ास तौर पे देखो जरे साडे देसी खाने ना एक तो अज बई जरा बीमारियां वो क्यों हैं, उनकी वजह है कि असा अपने सादगी तो परे थी गए, बिल्कुल असा देसी खाने तो परे थी गए से। वल जरा देसी जरा खाने उनदे विच इतनी सेहत है जिंदा जिनको असा बयान नहीं कर सकते। अच्छा वो बहु वड्डी नेमत तो घट क्या नहीं। हुण अज मौसम है माशाअल्लाह भाई गंदलां दा साग है, मक्खण मकई है, बचीलन हैं, ढोड हैं, वल मकसद है सुहांजने। हुण इस सुहांजने दे उत्ते इतनी तहकीक थी है कि पूरी दुनिया तस्लीम कर गई कि भाई इनदे विच इतने उहदे खवास हैं कि कहीं भी शायद विच पाते भी नहीं वेंदे। बल्कि पहले तो जितने भी हुक्मा हैं या जरे दानिशमंद लोग हैं वो मकसद है कि इलाज बिल ग़िज़ा वो जरा ग़िज़ाई हैं वो बज़ात खुद जरा ना वो दवा का भी कम देंदे हैं। तो हुण तुसां देखो कि भावें लस्सी है भावें जरा ना तुसां हिन दालें को देखो चावल तुसां जरा ना गाजर है, मूली है और इन्हें खवास ख़ास तौर पर हुण तो माशाअल्लाह नेट का दौर है। वल उन तो अलावा ये है कि भाई कोई चीज़ जरी है ना वो पुशीदा नहीं रह गई। तुसां ये वेले का मकसद है कि सिर्फ ये नहीं नेट नहीं बल्कि AI का दौर आ गया और तुसां जरा ना कोई चीज़ उन्होंने पुछो वो दसे से उनके खवास दसे से हर शय सामने आ गई। अच्छा, इनके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा सराय की ज़बान के हवाले से इसकी जो एक इम्पोर्टेंस है हमारे ख़ित्ते में, इसके फ़रोग़ के लिए क्या क्या इक़दामात की ज़रूरत है। अभी जो आजकल हमारे दानिश्वर हज़रात हैं आप जैसे वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं इस ज़बान के फ़रोग़ के लिए, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। जी 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 सही तुसा देखो असां ये कहते से कि ज़बान का ना इंसान है, इंसान का ना ज़बान है। ठीक। और इंसानी ज़िंदगी दे विच ज़बान की सब तो ज़्यादा अहमियत है। जरी कल्चर है या सकाफत है या तहजीब है उन्होंने जरे जितने भी अज्जा हैं उनको बड़ा जुज़ जरा है ना बुनियादी वो ज़बान है। तो देखो अज तुसां सां गाल करेंगे बैठूँ मैं तेरी गाल समझदा बैठा, अच्छा तुसां मेरी गाल समझदे बैठो
ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਕੂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤੇ ਜ਼ਬਾਨ को ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਸੁਬ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਸਰਾਬਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਹੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਲਬੁਲ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਹਰ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਲकुल ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਂ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਂ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਂ ਜੇ। ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫੁੱਲ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਵਾਹ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹਨ, ਹਰ ਫਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਜ਼ਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਸੇਬ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵਤਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ खूबी या खूबसूरती बढ़ गई। वाह, जितनी जैसे सर बता रहे थे, हमारे मुल्क का, हमारे ख़ित्ते की यही एक ख़ासियत है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन हम सब मिलकर रहते हैं और इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करें सराइकी ज़बान के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, तहज़ीब के हवाले से, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सराइकी बेल्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सराइकी ज़बान के हवाले से, तहज़ीब के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से। उस मौजू को वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमने कुछ जो है वो बर्थडेज़ विश करनी है। हमारा ये एक सेगमेंट होता है जिसमें हम लोग जो है वो बर्थडे विश करते हैं, उनको नेक तमन्नाएँ, नेक जो है वो हमारी जो विशेज़ होती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उनसे जो है वो थोड़ा सा उनका आज का दिन जो है वो बेहतर हो जाएगा। दानियाल अहमद साहब हैं, उनकी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नाज़रीन, इन्हीं के साथ आशिक हुसैन कुरैशी साहब हैं, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। कहरोड़ पक्का से इनका ताल्लुक़ है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। नाज़रीन, इन्हीं के साथ मिनाहिल यूसुफ साहिबा हैं, जो कि क्यूट सी मासूम सी बच्ची हैं, आज उनका भी जन्मदिन है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू जी मिनाहिल साहिबा। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। आप सबको बहुत ज़्यादा जो आपका जन्मदिन मुबारक हो। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इनकी जितनी भी नेक तमन्नाएँ हैं, नेक ख्वाहिशात, अल्लाह ताला उनको पूरा करेगा। सोबे मलिक साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप ज़रा मुझे बताइएगा कि आपकी जर्नी किस तरह की रही, आपने कब जो है वो सिंगिंग का आगाज़ किया, और ख़ातून होने के नाते कोई मुश्किलात तो पेश नहीं है इस पूरी जर्नी में? पहले तो मेरी जड़ी शुरुआत है मेरे स्कूल लेवल तो थी है, ठीक, मिली नगमे तो नाथ खान भी, क्योंकि सारा जड़ा घराना है वो नाथ खान है। ठीक है, अच्छा, ते माशाल्लाह। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह के वो भी खुले दिमाग देन उन्होंने कि नहीं, यानी कि कोई और नहीं किया, और माशाल्लाह मेरे अब्बा जी ने बहुत मेरे को सपोर्ट की थी। माशाल्लाह। वो तो बाद मैं स्कूल लेवल तराने दे प्रोग्राम ते गए, उत्था आसिफ खान खिदरान साहब अच्छा, कोसा समरीन साहब आए हैं, उन्होंने यानी कि फर्स्ट यानी कि पोजीशन में कुतराने मिली, रोशन मेरी आंखों में, वफा के जो दिए हैं सब तेरे ने, मैडम नूरजहां साहब उनदे च फर्स्ट पोजीशन में को मिली। उन्होंने आखा बेटा भाई तुसा रेडी ते आओ, वल्लभ भाई जी घिन गए, उन्होंने आसिफ भाई ने उन्होंने को कन्विंस किया, उन्होंने आखे हुण तुसा देखो भाई हर अच्छे घराने दे आंदे, पर तुसा भेजो कोई ऐसी गल नहीं। वल हौले हौले यानी कि मैं उनदे विच अपना आंदी गई। तो जेड़ा मेरा पहला गीत है सुन ढोल बलोचन यार वे, वाले प्रोग्राम आसिफ भाई करे ने, तो उन्हां दी समझो इंदे विच हुनां दी प्रोडक्शन है, हर चीज़ समझो उन्हां दी ज़ेरे निगरानी हो। मैं गुजारिश करे सा कि अगर थोड़े जे डू बोल अगर तुसा वो गीत ते साकू सुना दे। जी हाँ बिल्कुल, मैं पेश करे सा तारे सब दी नज़र। सुन ढोले बलोचन यार वे,
मैं जुलसा तेरे नाल वाह वे। वाह सुन ढोले बलोचन यार वे, मैं जुलसा तेरे नाल वे। मैं कुरोल न चन रोही विच में को रोल न चन रोही विच मेरा सोहणिया दा सरदार वाह वे। वाह मैं जुलसा तेरे नाल वे। अंतरा जी क्या? जी मैं ससी वांगू थी हुलसा, वाह वाह इन्ना थल ते बेलियां विच रुलसा। वाह वाह वे मैं ससी वांगू थी हुलसा, इन्ना थल ते बेलियां विच रुलसा। देसा की रूह उठ कतार वे, वाह वाह मैं जुलसा तेरे नाल वे। सुन ढोले बलोचन यार वे, मैं जुलसा तेरे नाल वे। शाला गाने गाने पावे तू, ए तख्त ते से जामाने तू। वाह वाह विशाला गाने गाने पावे तू, ए तख्त ते से जामाने तू। दे अकबर को दीदार वे, मैं जुलसा तेरे नाल वे। सुन ढोले बलोचन यार वे, मैं जुलसा तेरे नाल वे। बहुत खूब सोबिया साहिबा, बहुत खूब। अच्छा सोबिया साहिबा, मैं जानना चाहूँगा कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली, आपके उस्ताद कौन हैं, आपके जो है वो जब मेरा सब तो बड़ा उस्ताद मेरा अपना रेडियो पाकिस्तान मुल्तान है। अच्छा जी हाँ, उत्थों इफ्तिखार हैदर साहब, खुशी मोहम्मद साहब, उस्ताद अकरम साहब, इन्ना को नहीं पता। अच्छा बाकायदा अज के भी तुसा क्योंकि रियाजत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कडेंदे पे वक्त, बिल्कुल क्योंकि माजर खां क्योंकि सारे खिते ते जितने भी पहले आने ना सिंगर ते उन्हां दे निचले जेड़े सुर होने हिलदे पे होने, लेकिन तुहाडे माशाल्लाह सुर सारे पक्के लगे। तारे सब दे दुआएं हैं सर बहु को मतलब एक हर सिंगर दी ना एक ओदी है तासीर आवाज दे विच। मैं कुछ है कहने, मैं कुछ कहने, मेरे अल्लाह दे करम नवाज, मेरे मौला दा करम है मेरे पे। अच्छा सोबिया साहिबा, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ख़ातून होते हुए कोई ऐसी मुश्किलात तो नहीं आई इस शोबे में, और एक परसेप्शन बनी हुई है ना, एक इमेज बनी हुई है उसकी। अभी कुछ प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हम स्टेज के हवाले से भी यही गुफ्तगू कर रहे थे। नहीं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है, कोई मेरे को कोई दिक्कत कुछ है नहीं उठे, अल्लाह का लख लख एहसान है। और सब तो बड़ी गाल के मेरे वास्ते ये एजाज़ है कि मैं अपनी झोंक अपने सराकिस्तान वास्ते, अपने भाई जहूर वास्ते बहुत काम करें पे, और इंशाल्लाह मरते तम तक करे सा। अच्छा ठीक, मेरी ये बिल्कुल और सच्चे दिल नाल मेरी है। अच्छा सोबिया साहिबा, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ एक तासीर है पई और खुदा दादी होती है, अल्लाह ताला की तरफों होती है। मैं जानना चाहता कि तुसा वाल एक ज़बान तक क्यों महदूद रहे? तुसा उर्दू गीत, फिल्मी गीत उर्दू भी सारे तकरीबन ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, जे मैं सराकी उर्दू पंजाबी सारे मिक्स करेंगे। हाँ माशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह की लेकिन जो तरफों मेन सारा जानी यो है ज़ाहिर है, तो हर प्रोग्राम के हिसाब नाल ही बंदे को चलना पड़ता पता है। और जिमें प्रमोटर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोग्राम कितने खड़े उन्होंने ऑर्गेनाइज उन्होंने मुताबिक ही साकू चलना पौंदा, लेकिन जेड़ा सारा मेन वो है वो सारे खिता सारा सराकी एक ज़बान भी सारी मिठी है भाई जी। सुभान अल्लाह। मैं बात करना कि जिवें आगाज मिली नगमे तो इन स्कूल विच कीता है जेड़ा मैडम नूर जहां दा, अगर दू बोलो मेहरबानी। बिल्कुल जी, क्यों नहीं, बिल्कुल पेश करे जी पेश करो मैडम प्लीज। मैडम दा गीत वैसे ही रोशन मेरी आँखों में
वफा के जो दिए हैं रोशन मेरी आँखों में, वफा के जो दिए हैं सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, वादे तेरी मट्टी की कसम जो भी किए हैं सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सीने में धड़कते हुए दिल की तू जुबां है, सीने में धड़कते हुए दिल की तू जुबां है, तू मेरी मोहब्बत है, उम्मीदों का जहां है, नगमाते वतन शान वतन में जो लिखे हैं सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। वाह, माशाल्लाह, बहुत खूब जी सोबिया साहिबा, बहुत खूब। अच्छा सोबिया साहिबा, मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर हमारे आर्टिस्ट हजरात जो हैं वो कवर करते हैं लेकिन मैडम की तरफ जाने से ज़रा थोड़ा सा कतराते हैं, और आपने बड़ा आसानी से मैडम का जो है वो नगमा गाया। मैं ताकू सही दसा मेरे को मैडम नाल लगाव बड़ा है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे को उन्होंने बड़ी दिली समझो है कि जो है मेरे आइडिया लेना मेरे को बहुत पसंद है। वाह, माशाल्लाह। नाज़रीन, बहुत ही एक खूब जो है वो गुफ्तगू हो रही है सराइकी के हवाले से, इस खित्ते के हवाले से, और लेकिन हमारी मजबूरी है, हमने एक ब्रेक की तरफ भी जाना होता है। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसी मौजू को यहीं से जो है वो शुरू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सराइकी खित्ते के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे और सोबिया मलिक साहिबा जो है वो हमें अपने जो है वो गाने सुना रही थी। सोबिया साहिबा, मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा कि अब जो नए सिंगर्स आना चाह रहे हैं इस मैदान में, क्या इनके लिए मुश्किलात हैं या पहले से आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं, पहले से ज़्यादा ये फील्ड जो है वो अकोमोडेटिंग हो गई है? ताकू सही दसा मौसीकी एक ऐसा समंदर है कि इन अंदर जितनी भी तुसा करो तो मजीद बढ़न का आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये आंदे या करें तो इन्हों को चाहिए लाइव मौसीकी वाले पास ज़्यादा तवज्जो, ट्रैक वाले पास नहीं। लेकिन जो लाइव तुसा बह के या म्यूजिक लाइव करे सो ना उंदे तक पहुंच गया। अच्छा, जिवें तुसां एक मेहनत कीती है, सिखे हो, आर्ट को जिहड़ा है सीखण दी कोशिश कीती है, सिखदे पे हो, अज तक मेहनत करेंदे पे हो। अजकल दी जिहड़ी नई नस्ल है, शुरू जनाब भी गाल करेंदे पे हैं कि वो नहीं सीखना चाहती, मेहनत नहीं करना चाहती, उनकी वजह क्या? ताकू क्या लगदे, या अज भी लोग हैं जिहड़े नवे आने नो मेहनत करना चाहते? नहीं, बाज़ हैं, ठीक है, बाज़ हैं और करेंदे ही पेन। तो कुछ समझो यानी कि अज तक पता है न्यू जनरेशन आ गई, उन्होंने ये होंगे कि पिछू ट्रैक लाया तो बस वोकल करके तो, लेकिन बाज़ ऐसे भी हैं जेड़े प्रॉपर सीखते पे। ओके, तो असद को देख गिनो माशाल्लाह सारे रोही देन, अक्सर है ना कि नासरीन हारमोनियम तो माशाल्लाह, और पहले तो होने असद बड़ा फ़र्क है, माशाल्लाह बड़े सोरे च आ गए। और हारमोनियम तो मैं को डिठे मेरे को बड़ी खुशी थी कि है ना इन पास आंदा पे। जनाब, मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा, जैसे मैम बता रही हैं नौजवान नस्ल के हवाले से कि अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जो सीखना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं, सकाफ़त के बारे में जानना चाह रहे हैं। आप ज़रा बताइएगा कि अगर नौजवान नस्ल हमारी सराइकी के बारे में जानना चाह रही है, पढ़ना चाह रही है, तो कोई ऐसी किताबें या ऐसे शुरा हजरात मुसन्निफ़ जिनको पढ़ के हम अपनी कल्चर के बारे में सीख सकते हैं? जी सही, मैं पहले तो जरा ना जिवें तुसा मौजू है सारा रिलेट है कल्चर दे नाल, सकाफत दे नाल, और खास तौर ते जिवें तुसा गाल करेंदे बैठो
कि सोबे भी दसे कि जरा ना मौसीकी एक समुंदर है और समुंदर दा जरा ना कोई किनारा नहीं बेअंत है, जितनी मेहनत कर गिनो जितनी कोशिश, लेकिन एक है कि बास जही दे उत्ते जरा ना वो हुकूमत की तरफों भी जरा ना रुकावट है। पहले ये होंदा है कि रियासतां होंदे हन या बादशाहतां होंदे हन तो उहदे विच ये कि फनकारें की हौसला अफजाई की वेंदी ही। उहदे नतीजे दे विच एक घराने वजूद है, जिवें भी पटियाला का घराना है, फलां घराना है, तो उत्थों दे जरे ना वो बादशाह वो सरपरस्ती भी करते हैं, सहूलतां भी देंदे हैं। अज तो ये है कि हुकूमत की तरफों जिवें एक मकसद है कि साउंड एक्ट बनाया गया, वो साउंड एक्ट जरा ना वो इवें समझो कि भाई फनकारें का एक उन्हें फन का कतल है। अच्छा। और वो जेरे मकसद वास्ते बनाया गया ये जरा आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या थिया है, ई वास्ते बनाया गया कि भाई जरी इंतहा पसंदी को रोका वने, फ़िरका वारियत को रोका वने, और जरी भाई जरे मुसलमान एक ॿिए को लड़ेंदे उन को रोकिया वने, तो साउंड का जरा ना गलत इस्तेमाल न थे। लेकिन हुण ये थे कि भाई वो सारा नज़ला जरा ना गरीब फनकारें के उत्ते पै गए कि जेरे के इंतहा पसंदी को घट करें, जेरे मुहब्बत वंडेंदे, जिन्हें अंदरों आप बहुत दुख होंदे लेकिन बिना को खुशियां देंदे या बिना को खिलवेंदे। तो ये है कि गवर्नमेंट को साउंड एक्ट दे उत्ते जेरे ना वो खास नज़रसानी करनी चाहिए, सहूलतां देवना चाहिए। बाकी ये है कि तुसें देख गिनो कि जरा ना कुछ रुकावटां भी हैं, लेकिन वो सारे गलत हैं कि अल्लाह से जितने असमा हैं उन्हें एक इसम जो है अल मुगनी है। अच्छा, हुण हर बंदे की ये दुआ होंदी है कि अल्लाह से तेको लहान दाऊदी अता करे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं तो उन्हें दी इतनी सोहनी आवाज़ है, और जरी आवाज़ है वो तो खुद जरी है वो मनवा गिंदी है। तो ये आवाज़ तो जरा ना ये अतिया खुदाबंदी है, जिवें भाई खुशबू का अपना तारुफ आप होंदी है, वो अपना तारुफ आप करेंगे, आवाज़ भी खुद मनवा गिंदी है। इवें जरा ना तुसां ना कहीं सूरज दे बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जो है वो सरपरस्ती की थोड़ी सी ज़रूरत है। जो फ़नकार हैं अभी हम देख रहे हैं कि स्टेज के हवाले से काफ़ी काम किया जा रहा है, हुकूमत बड़ा एग्रेसिवली देख रही है कि अब किस तरह का लिबास होगा, किस तरह के गीत होंगे, किस तरह का स्क्रिप्ट होगा। तो हुकूमत का रुख थोड़ा आर्ट्स की तरफ आया और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द मसाइल जो है वो थोड़े से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कि ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और मकसद है कि बिला तखसीस होना चाहिए। मकसद है कि सराकी वसेब को महरूम रखे वेंदे। अच्छा, हुण मसलन ये है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री के जो पुराने लोग हैं उनको सूबाई हुकूमत की तरफों मकसद है कि जरा ना इमदाद की गई, तो वो सारी इमदाद जरी है ना वो लाहौर तक या आस पास के ज़िला तक रह वेंदी है। जबकि मकसद है कि जरा सराकी वसेब है, सराकिस्तान है, वो टेल ते आ वेंदे, उन पासे तवज्जा उतनी कहनी। उहदे विच ये है कि ब्यूरोक्रेसी उत्थां बैठी है, और ब्यूरोक्रेसी दे विच मेजॉरिटी उत्थों दी है। तो देखो इंसाफ बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर ज़्यादा मुस्तहक लोग हैं जरे पहले तो नज़रअंदाज होवन या पहले तो जरा ना पसमानदा होवन, तो उतना ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होंदी है। लेकिन इतना यह है कि भाई जितनी मरात भी उतना ज़्यादा है और तवज्जो भी उतना ही ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग सकाफ़त के ऊपर गुफ्तगू करे थे, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है वो गुफ्तगू करनी थी, खानों के हवाले से हम बात कर रहे थे। मुझे अगर हम इस खित्ते के खानों के हवाले से बात करें तो अगर कोई ऐसी डिश हो जो मेरा मेहमान आया बाहर से, बैरून मुल्क से, और मैंने उसको कहने कि आज मैं आपको आज जो है वो अपने घर का खाना खिलाता, तो वो क्या सराय की डिश होगी जो मुझे पहले मेहमान की जो है वो पेश करनी चाहिए, जिससे मेरा जो वो टोन सेट हो जाएगी? मेरे वास्ते तो सुहांजना हो। अच्छा, सुहांजना, वाह। मैं तो अक्सर साग होवे, मैं तो ये साग के साथ कौन सी रोटी, चिला, मकई की रोटी, कौन सी रोटी बेहतर जाती है? जी हाँ, साग दे नाल जरा होने देखो गंदलां दा साग है, ठीक है। अच्छा, इवें बच्चे दे लूण आके पाला के सही, और उन्हें दे सब दे अपने अपने टेस्ट हैं, और उन्हें दे वसेब दे विच पकाई दे जरा ना सब दे अपने अपने अंदाज हैं। हुण जिवें गंदलां दा साग है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ मकसद है कि जरा ना चिलड़ा होवे या मकई दी रोटी होवे, लस्सी होवे, चिलड़ा यानी कि नाज़रीन चावल की रोटी को कहा जाता है, जो हमारी दूसरी ऑडियंस है, उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस है या दीगर खित्ते से भी हम लोग देख रहे हैं, उनको बताते हैं जो बिल्कुल इत्थां दी खास जरा ना सारी इत्थां दी
डिश इवें अपने अपने अंदाज हैं। और जिथा हुण तुसां देखो सुहांजणे को अगर सिर्फ इतनी वसेब दे लोग पका सकते क्योंकि सुहांजना जरा है ना बिल्कुल वो कौड़ा होंदे और वो करेले वाली कर होंदी उंदी जरा उंदा कौड़ मारन वास्ते कड़वाहट खत्म करन वास्ते उंदे वास्ते भी जरा है ना एक टेक्निक है जरा कि इतने दे सारे खवातीन जान देन कर सकते हैं। को मकसद है कि पहले उबलेसन वालों को मकसद है कि बार बार उनको लिपडेसन वत उनको उनके बाद वल वल जरा ना उनका बड़ेसन ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਰਨ ਖਵਾਤ ਵੱਲ ਉनको ਜਰਨ ਨਾ ਸੁਹਾਂਜਣੇ को ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਪਰਾਠੇ ਨਾਲ ਪਰਾਠੇ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰੀ ਪਰਾਠਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਰਾਠੇ ਨਾਲ ਤਾਂ अच्छा उनको और मेरे मुंह में पानी आ रहा है सोना देशी हो जी है हमारे सराइकी बेल्ट की उसको गोश्त में कौन से छोटे गोश्त में बनाया जाए बड़े गोश्त में छोटे गोश्त बिल्कुल हर तरह का मकसद है कि जरा ना छोटा गोश्त वाल नसीब वाले को बिल्कुल मिलदे ते जेड़े मकसद है कि बाकी घरें दे विच जरा ना ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਡਾਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਜਰਾ ਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਦਾ ਗਾਣ ਸਾਡੇ ਹਨ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਰਾ ਨਾ ਭਾਤ ਵੀ ਵਲ ਦਾਲੇ ਦਾ ਭਾਤ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ भात होवे वड्डा थाल होवे ते नाल सारे रल के खाने बैठे हम सारे मिलकर जब उसको खा रहे हैं सारे ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਫ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਥਾ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਜਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਸੇਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਕਾਫਤੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਕਦੀਮ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਤੇ ਬਹਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਲਨ ਪਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਨਾ ਉਹ ਜਰਾ ਮਾਨੀ ਕੋ ਜਾਂ ਟੁਕਰ ਕੋ ਵਿੱਚ ਭੋਰਿਆ ਵੇਂਦੇ ਵਤੋਂ ਦਾ ਜਰਾ ਨਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਲਜ਼ਤ ਸਵਾਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਜਰਾ ਨਾ ਰਲ ਤੇ ਬਹਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹੀਂ ਵੀ ਵਸੇਬ ਦਾ ਜਰਾ ਨਾ ਬਈ ਰਲ ਵਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਚ ਮਚਾਇਆ ਵੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਵਤਨ ਵਸੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਲ ਵਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਬਤ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ कि उनको सारे जरा ना इकट्ठे बहते थे खाने ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 2-4 स्वीट डिशां भी अगर ऐड कर दे वो ਜਿਹੜੀ आजकल ਦੇ मौसम ਦੇ मुताबिक मुझे ना गुड़ वाले चावल जो है बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे होंगे जी गुड़ वाले चावल इंशाल्लाह तो को जरा ना 1 जनवरी को गुड़ वाले चावल भी खवेसू इंशाल्लाह और बाबा बुल्ले शाह से जरा ना के ना चीना ई छड़ींदा यार ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਚੀਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੱਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਨੂਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਮ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਰੰਗਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਯੈਲੋ ਹੈ ਚੀਣੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭੱਤ ਪਕਦੇ ਉਹ उनको तुसां खा ते देखो उनकी लज़त उनका सायका उनका स्वाद तो वो अज जेड़ा मिलता भी नहीं कितनी खास जहीन दे उत्ते होले। जैसे नाज़रीन सर बता रहे हैं कि बसे के डिशेस हैं हमारे इस खित्ते की और इस खित्ते की ख़वातीन को ही वो बनाने आती हैं कि किस तरह उसको बनाना है। सुहांजने की सर ने बात की तो मेरे भी इस वक्त मुँह में पानी आ रहा है और आज मैं जाके घर में अपनी अम्मी से फरमाइश करूँगा कि सुहांजना आ चुका है आज ज़रा हमें बना के खिलाएं। नाज़रीन इसी के साथ एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद यहीं से टॉपिक आगाज़ करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हमारे इस खित्ते की डिशेस के हवाले से और बड़ा ज़हूर साहब ने बड़े मज़े के हमें डिशेस बताई। नाजरीन एक फ़ेस्टिवल जो है वो किया जा रहा है, उसकी अहमियत पे भी गुफ्तगू करते हैं। ज़हूर साहब बताइए कि ये जो इस तरह के मेले होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, इससे किस तरह हमारे सराइकी कल्चर को जो फ़रोग़ मिलता है, और जो इस डिशेस की आपने बात की, क्या वो इधर हमें मिलेंगे यहाँ पर? जी जी बिल्कुल ज़रूर मिल सन ते जरे फेस्टिवल से ये बहुत ज़रूरी है और इनको बल्कि हुकूमती सतह ते थियणु चाहिए। तो लग असांखे फ़ख्र है कि असां एक इतां सकाफ़त दा जरा ना आया किते सकाफ़त तो पहले भी मौजूद है, छोटे मोटे प्रोग्राम भी थींदे रह वेंदा आहिनि, लेकिन ये है कि असां भरपूर तरीके ते ई वसेब दे विच और ख़ास तौर ते असां लाहौर दे विच भी जरा ना अल हमरा दे विच भी जरा ना उत्थां भी सराइकी प्रोग्राम कीते ने, इस्लामाबाद दे विच भी कीते ने, कराची सिंध हर जगह दे उत्ते। तो जिवें तुसां फरमेंदे पिया वे कि असां देरा इस्माइल खान दी गल कीती है जी, इवें चोलिस्तान दे जरे खाने ओ अपने वो इतने सादा हैं क्योंकि वो रब्बो ही जरा ना वो सादा हैं जब भी उत्थां दा जरा ना कोई तरह दा जरा ना कोई कढ़ाई या कोई पकवान पहुँचते भी नहीं, रस्ते भी क्या नहीं। तो जिवें ख्वाजा सही फरमाया ना सी उत दर्द मंदां दे देरे जित किरड़ कंडा बुई ढेरे, इवें ही जरा ना ओ खा साग पुसी दी पिनणी निभ वेंदे वक्त सुखेरे। तो उतां है कि जरा ना पीलू जाल और उतां पीलू जरा ना आ चुनो रल यार पीलू पकियानी इवें जरा ना उतां डेलन करहईन वल उतां दे जरा ना मुख्तलिफ जरे चीज़ां खुदरो चीज़ां होंदे तो वो इतनी सादगा होंदे वालो खीर नाल जरा ना मानी खमदे तो उनदे विच बहु जायका भी है। तो इवें सबको बहुत ज़रूरत है कि हर जगह दे उत्ते असां अपने सकाफ़त को ज़िंदा करूँ, सादगी को ज़िंदा करूँ और असां जरा ना बीमारियों को बचूँ। और ख़ास तौर पे जरा ये प्रोग्राम है जकम जनवरी को मुल्तान टी हाउस दे विच ओ ही सिलसिले दी जरिए ना वो कड़ी है कि भाई असां एक बारी वल जरा ना रल करें ते अपने वसेब की गाल करूँ, अपने वसेब की जरिए सकाफ़त की गाल करूँ, अमन की गाल करूँ, मोहब्बत की गाल करूँ, प्यार की गाल करूँ। तो यही पैगाम है। तो सोबिया साहिबा मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सराइकी जो ख़ित्ता है इसकी कल्चर के हवाले से सर ने बड़ी जो है वो इन डिटेल हमारे साथ डिस्कशन की। आप भी थोड़ा अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो ऐड कर दीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि अभी आप फ्यूचर किस तरह देख रही हैं अपनी मौसीकी के हवाले से, किस तरह के गाने मज़ीद जो है वो फ्यूचर है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾ ਹੈ ਸਹੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦੇ ਸੇ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਵਧਣੇ और सारा फ्यूचर ही है। ठीक है। अच्छा मैम मैं चाहूँगा कि बिल्कुल हम क्योंकि प्रोग्राम के अब आखिरी हिस्से में मौजूद हैं, अगर आप हमें किसी अपने गीत के जो है वो दो बोल हमारे नाजरीन के लिए पेश कर दें। और ये सारा सराइकी तराना है लाला खुद ही यानी कि थोड़ी एक वजाहत करे सनी तराने के बारे थोड़ा जी हाँ बिल्कुल। ये बहु कदीम में एक तरह का मकसद है, फोक गीत भी है लेकिन ये रियासत बहावलपुर का जरा ना ये साज है और ख़ास तौर पर जब बहावलपुर की रेजिमेंट जरी है ना उनका एक साज भी है जरे हुण भी जरे ना उनको मकसद है कि फौजी साज भी एक सही जरी मकसद है कि बलोच रेजिमेंट जो मर्ज थे तो वो साज भी है, तराना भी है और एक कूक भी है, फरियाद भी है। तो जी मैम प्लीज़ पेश कीजिएगा। खड़ी डेनिया सनेड़ा इना लोका को खड़ी डेनिया सनेड़ा इना लोका को अल्लाह न वसावे साडा झोका को मौलान वसावे साडा झोका को खड़ी डेनिया सनेड़ा इना लोका को खड़ी डेनिया सनेड़ा इना लोका को अल्लाह न वसावे साडा झोका को मौलान वसावे साडा झोका को खड़ी डेनिया पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा मैं मर गई हाय
ਤਰਸ ਨੀ ਆਂਦਾ ਇਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਹਾਏ ਤਰਸ ਨੀ ਆਂਦਾ ਇਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਸਾਵੇ ਸਾਡਾ ਝੋਕਾਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਨੇ ਵਸਾਵੇ ਸਾਡਾ ਝੋਕਾਂ ਕੋ ਖੜੀ ਦੇਨੀਆਂ ਕੀ ਕੋ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ ਕੋ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਕੋ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਧਾਇਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਧਾਇਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਸਾਵੇ ਸਾਡਾ ਝੋਕਾਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਨੇ ਵਸਾਵੇ ਸਾਡਾ ਝੋਕਾਂ ਕੋ ਖੜੀ ਦੇਨੀਆਂ ਸਨੇੜਾ ਇਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਖੜੀ ਦੇਨੀਆਂ ਸਨੇੜਾ ਇਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਸਾਵੇ ਸਾਡਾ ਝੋਕਾਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਨੇ ਵਸਾਵੇ ਸਾਡਾ ਝੋਕਾਂ ਕੋ ਖੜੀ ਦੇਨੀਆਂ ज़हूर साहब बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बड़े आपका ही बहुत मजे की शुक्रिया जो है वो हमने मैं एक गुफ्तगू निक्की की। ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ जी। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਹਿਣੀ बिल्कुल ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ अगर मकसद है कि सहूलतां ਦੀ ਤਮੰਨਨ तक ये जो हीरे जी और पूरी दुनिया का फखर बढ़ सकता बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ਤੁਹਾਡਾ तशरीफ ਬਹੁਤ लाए। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹ ਤਾਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਹੇਲ ਦਾ ਯਾਨੀ कि जितने सारे मार्ग इतना मौजूद बड़े सब का बहुत शुक्रिया। तो भी बहुत शुक्रिया तो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन इसी खूबसूरत गीत के साथ आज प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान तहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।